Good morning, students. We are into chapter number 2, linear correlation. Today we'll be completing this chapter. आज तक जितना हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन था. आज जो पढ़ाने वाला हूँ ग्राफ कभी कभार पूछ लेते हैं. मेक श्योर कि आप ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ग्राफ बुक लेके बैठे हो या आपके पास ग्राफ्स हो वो लेके बैठे हो. ग्राफ समझना है कैसे करते हैं, ग्राफ की मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड जो फर्स्ट मेथड थी उससे कैसे फाइंड करते हैं वो चीजें समझिए. अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वन इज कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कई बार थियरी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. प्रॉपर्टीज की बात करो तो प्रॉपर्टीज मींस कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके का क्या क्या चीजें होती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर. हमने पूरे चैप्टर में आर की वैल्यू फाइंड की है, तो आर की प्रॉपर्टीज क्या है. तो अगर ध्यान से देखो तो -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू +1. मतलब आर की वैल्यू की रेंज क्या होती है, आर -1 से +1 के बीच में रहेगा. कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1. दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1. टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टीज दी है बट वो सेंटेंस फॉर्म में दी है, बेहतर तरीके से याद रहेगी. अच्छा, टेक्स्ट बुक में बिगनिंग में दी है, मैंने एंड में करवाई. उसका रीजन है कि अब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा. अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी इज आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स. मतलब क्या हुआ कि सपोज आपका x और y दो वैल्यू दी है और x में सपोज दिया है 10, 20, 30, 40 और y में सपोज दिया है 2, 3, 8, 9. अब सपोज ये x को y कर दूं और y को x कर दूं तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा. व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी मींस, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स. मतलब x की जगह y और y की जगह x कर दूं और फिर कैलकुलेशन करूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा. दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स. अच्छा, नेक्स्ट इज आर इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब उसके पीछे रुपीस, केजी, आवर्स ऐसा कोई यूनिट नहीं लगता. हमने जब भी आर कैलकुलेट किया आंसर डेसिमल में आया था तो सिर्फ वही आंसर रखा, उसके पीछे रुपीस है या केजी है या आवर्स है ऐसा नहीं रखा है. सो बी केयरफुल विद दिस दैट आर इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. के सेक्शन बी में क्वेश्चन है, वहां पे द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर इज 0.5 रुपीस ऐसा दिया है. तो इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. 0.5 के पीछे रुपीस नहीं होगा. 0.5 हो सकता है बट 0.5 रुपीस नहीं हो सकता बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. नेक्स्ट इज R does not change. मतलब R की वैल्यू सेम रहेगी with the change in origin and change in scale. Change in origin मतलब क्या कि ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना. चेंज इन ओरिजिन मतलब ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना, उसमें कुछ प्लस या माइनस करना. और चेंज इन स्केल मतलब उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, जो हम शॉर्टकट फॉर्मूला में करते हैं. आपको अगर याद हो तो शॉर्टकट फॉर्मूला में जब हम u करते थे तो u का फॉर्मूला था x माइनस a अपॉन सी एक्स और v इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन सी वाई. दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ u एंड v. इसमें हम कुछ चीजें माइनस भी करते थे, कोई भी अज्यूम मीन कुछ भी कर सकते हो, वो भी हमने पढ़ा था कि मीन कुछ भी ले सकते हो, अज्यूम मीन. सी एक्स भी कुछ भी ले सकते थे, वहां पे भी किया था, कॉमन फैक्टर है हमारा. तो कोई भी नंबर माइनस करो, किसी से भी डिवाइड करो, सब नंबर्स को, किसी एक नंबर को नहीं, जो भी कर रहे हो वो सारे नंबर को माइनस कर रहे थे तो हम सारे x की सारी वैल्यू में से माइनस कर रहे थे. तो माइनस करने का, डिवीजन करने का इफेक्ट फाइनल आंसर में नहीं होता. कोई भी मेथड से करो आंसर रिमेन्स सेम. एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. ओरिजिनल वैल्यू चेंज करो या स्केल चेंज करो तो भी आर के आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है. दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें पता होना चाहिए ओरिजिन मतलब जो प्लस माइनस करते हैं वो ओरिजिनल ओरिजिन, और मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं दैट इज नोन एज चेंज इन स्केल. अच्छा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके बेस पे एक शॉर्ट सम्स आते हैं. क्या बोला है, आर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू आर माइनस आर एक्स वाई. क्या मतलब हुआ, सपोज x और y दो चीजें दी है और सबके बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं x और y के बीच में. सपोज x दिया है 6, 7, 8, 9 और y दिया है 36, 39, 43, 52. अब सपोज इसका आंसर आपका r का रहा है 0.60. सपोज अगर मैं x की वैल्यूज को नेगेटिव कर देता हूं, मतलब x की वैल्यूज की साइन चेंज कर देता हूं, जो x सब प्लस में थे उनको मैंने माइनस कर दिया और अब r गिनूं
तो आर में क्या फर्क आएगा, आर सेम ही रहेगा, सिर्फ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब आर का जो वैल्यू था 0.6 उसकी जगह हो जाएगा -0.6। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं सिर्फ y की वैल्यूज चेंज कर देता हूं, y के आगे सब में माइनस लगा देता हूं, तो भी 0.6 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस कि r को rxy की जो वैल्यू है, पहले जो हमने फाइंड किया था दैट वाज rxy, उसके बाद अगर मैं सारी x की सारी वैल्यूज के आगे माइनस लगा दूं तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली सिर्फ y के आगे सारी वैल्यूज में माइनस कर देता हूं, x ऐसा का ऐसा रखता हूं, तो भी नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर दोनों में माइनस माइनस कर देता हूं तो वापस जो वैल्यू थी वही रहेगी। मतलब आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स वाई था तो भी आंसर सेम, सबके आगे माइनस दोनों में लगा दूं तो भी वही आंसर रहेगा। सो बी केयरफुल विद दिस। इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है साइन ऑफ वन वेरिएबल चेंज, मतलब दोनों में से एक का अगर वो साइन चेंज कर लेते हैं, या तो एक्स का या तो वाई का, देन साइन ऑफ आर ऑल्सो चेंजेस, आर की साइन ऑल्सो चेंज हो जाती है। यहां पे भी आर के आगे भी साइन बदल जाती है, अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। अच्छा, अगर दोनों की चेंज होती है, साइन ऑफ बोथ वेरिएबल चेंजेस, बोथ वेरिएबल मतलब एक्स और वाई दोनों की साइन हम चेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ आर रिमेन्स सेम, साइन की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही रहेगी। यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस। इसके बाजू में लिख लेना, रिफर पॉइंट 5 की बात कर रहा हूं मैं, रिफर इलस्ट्रेशन 29, वहां पे लिख लेना रिफर इलस्ट्रेशन 29, जो इसके बाद हम करने वाले हैं वो इसके रिलेटेड सम है, वो देखेंगे। ठीक है, यहां तक पहले लिख लो, नोट डाउन कर लो, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन कर लो, और फिर आगे बढ़ते हैं हम सम करने के लिए। So we'll be starting with illustration 29. उसमें फर्स्ट है इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अंडरलाइन करके लिखो R, बिटवीन वेरिएबल एक्स वाई, मतलब आर एक्स वाई की बात कर रहे हैं, इज 0.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग आर एक्स माइनस वाई, आर माइनस एक्स वाई एंड आर माइनस एक्स माइनस वाई। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सो इलस्ट्रेशन 29 में फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें क्या बोला है, आर एक्स वाई मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 0.5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर एक्स माइनस वाई, मतलब सिर्फ y की सारी वैल्यूज को अगर नेगेटिव कर दे तो आपका ये आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा बट आंसर नेगेटिव होगा 0.5। सेकेंड में बोला r माइनस एक्स वाई, मतलब y की वैल्यूज नहीं चेंज करनी है, x की वैल्यूज के आगे सब में माइनस लगा दे तो क्या, तो भी सेम माइनस 0.5। और लास्ट इज r माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब x की भी वैल्यू चेंज कर दी, y की भी वैल्यू चेंज कर दी, सबके आगे माइनस माइनस लगा दिया, मतलब दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इट विल रिमेन सेम, मतलब 0.5। और कुछ लॉजिक नहीं दौड़ाना है, आगे कौन सी साइन है, माइनस माइनस हो तो प्लस, प्लस प्लस हो तो माइनस, और दोनों ऑपोजिट हो 1 + 1 माइनस, तो यहाँ माइनस कर देनी है, साइन चेंज कर देनी है। एक की साइन बदल रही हो तो साइन चेंज करनी है, दोनों की बदल रही हो तो साइन नहीं चेंज करनी, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट इज उसी में सेकंड सम पूछा है, इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 देन फाइंड आर यू वी फॉर द फॉलोइंग। आर यू वी मतलब उन्होंने यू और वी का नीचे फॉर्मेशन दिया है, उसके बेस पे डिसाइड करना है कि वैल्यू क्या आएगी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। चलिए पहले ये देखते हैं। ओके, आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 दिया है, फिर आपको बोला है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, v इज इक्वल टू वाई प्लस 10। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ r। तो u करने के बाद भी वैल्यू तो वही रहने वाली है, आंसर तो हमारा हर एक मेथड से सेम आ रहा था, तो u करेंगे तो भी इसका आंसर सेम रहेगा। तो ध्यान क्या रखना है, x के आगे की साइन और y के आगे की साइन, अभी तक जो कर रहे थे वही करना है। अगर x के आगे भी प्लस है, y के आगे भी प्लस है, तो वैल्यू सेम रहेगी। दोनों की साइन, दोनों के आगे अगर सेम साइन है तो वैल्यू सेम रहेगी, मतलब 0.8 रहेगी। अगर दोनों में से एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो ये वैल्यू चेंज होके माइनस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे x के आगे प्लस है, y के आगे भी प्लस है, मतलब दोनों प्लस है, तो आंसर रिमेन सेम 0.8। यहाँ पे देखे तो x के आगे प्लस है, y के आगे भी भले 2 है पर है तो प्लस, हम साइन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ साइन देखेंगे। तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों के आगे प्लस है, तो आंसर विल रिमेन सेम। बाकी कोई प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन से फर्क पड़ेगा। यहां पे भी दोनों में प्लस साइन था तो प्लस रखा, यहां पे भी दोनों के आगे प्लस साइन है तो प्लस रखेंगे। हमें सिर्फ x और y के आगे की साइन देखनी है। यहां देखते
चलो 2x बोला, मतलब इसके आगे साइन कौन सी है, प्लस। 10 माइनस वाई, वाई के आगे कौन सी साइन आ गई, माइनस आ गई। x के आगे प्लस है पर y के आगे माइनस है, मतलब एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो इसमें साइन चेंज होगी। आंसर सेम रहेगा 0.8 बट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -0.8। उसी तरह अगर फोर्थ देखें तो 5 माइनस एक्स, मतलब x के आगे माइनस की साइन है और y के आगे प्लस की साइन है, दोनों ऑपोजिट साइन है, तो आंसर यही रहेगा बट साइन बदल जाएगी, दैट इज -0.8। एंड लास्ट वन इज, यहां पे अगर आप देखो तो x के आगे भी माइनस है, 20 माइनस एक्स एंड 20 माइनस वाई, तो दोनों के आगे माइनस माइनस है, दोनों की साइन चेंज हो गई, तो आंसर वही का वही रहेगा, दैट इज 0.8। मतलब दोनों की साइन सेम हो तो आंसर जो है वही रहेगा, अगर दोनों की साइन अलग अलग हो तो आंसर के आगे माइनस आ जाएगा, नथिंग एल्स। क्लियर टिल हियर? दिस वाज इंपॉर्टेंट, एक मार्क में पूछते हैं बहुत बार, तो ध्यान से अच्छे से समझ के ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद स्कैटर डायग्राम। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद लास्ट मेथड। टिपिकली फर्स्ट मेथड है बट हम लास्ट में पढ़ रहे हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम इज ग्राफिकल मेथड। जैसे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन थे वैसे पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। अगर याद हो तो मैंने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मेथड के टाइम पे, जब फर्स्ट लेक्चर में हमने मेथड्स पढ़ी थी, वहां पे एक चीज लिखवाई थी कि स्कैटर डायग्राम मेथड में हम सिर्फ टाइप ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं बट उसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अभी कार्ल पियर्सन में कैसा कर रहे थे, 0.9 है तो ज्यादा है, 0.2 है तो कम है, हाई डिग्री लो डिग्री ऐसा फाइंड कर सकते थे। यहाँ इट इज नॉट पॉसिबल कि कितना एग्जैक्ट डिग्री है। हाँ, हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर जा रहा है डायग्राम, आपने डिमांड सप्लाई में जब पढ़ रहे होंगे 11th में इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा, तब ऐसे कर्व्स बनाते होंगे, ऐसे ग्राफ्स बनाते होंगे, एक्स की वैल्यूज प्लॉट की, वाई की वैल्यूज प्लॉट की, और फिर डायग्राम को ड्रॉ करते होंगे। इफ दिस डायग्राम और दिस प्लॉटेड पॉइंट्स आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड स्लोपिंग, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लिखना बहुत जरूरी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कौन से साइड से अपवर्ड, यहां से अपवर्ड के यहां से अपवर्ड, उसके लिए ये लिखना जरूरी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So if these are upward sloping from left to right, it indicates positive correlation. अच्छा, upward sloping में अगर सब पॉइंट एक लाइन पे कवर अप कर सकते हो, एक ही सीधी लाइन बनाते हो, स्ट्रेट लाइन, और उसमें सारे पॉइंट्स लाइन पे ही आते हैं, देन इट इज परफेक्टली पॉजिटिव। इसलिए यहां लिखा है ऑल पॉइंट्स इन वन स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो पॉजिटिव, सारे पॉइंट्स एक पे आ रहे हैं तो परफेक्टली पॉजिटिव। अगर एक लाइन में नहीं आ रहे, आगे पीछे आ रहे, अपवर्ड स्लोपिंग है बट एक लाइन पे सारे पॉइंट कवर नहीं कर पा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, तो पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग है तो, बट क्योंकि सारे पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहे तो इट इज पार्शियली पॉजिटिव। ये हुआ पॉजिटिव का। सिमिलरली नेगेटिव का रिवर्स होता है। यहां अपवर्ड स्लोपिंग था, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग पॉइंट्स आते हैं देन इट इंडिकेट्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट इंडिकेट्स नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हो तो परफेक्टली नेगेटिव, अगर एक लाइन पे नहीं आ रहे, आगे पीछे आ रहे पर स्लोप डाउनवर्ड है तो इट इज पार्शियली नेगेटिव। तो इस तरीके से आप सिर्फ टाइप ऑफ कोरिलेशन डिसाइड कर सकते हो। अगर सारे पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, सब एक लाइन में आ रहे हैं तो परफेक्टली पॉजिटिव, आगे पीछे आ रहे हैं तो पार्शियली पॉजिटिव, एक लाइन में आ रहे हैं तो परफेक्टली नेगेटिव, आगे पीछे आ रहे हैं तो पार्शियली नेगेटिव। अच्छा, नो कोरिलेशन और लैक ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या, तो यहां पे डायरेक्शन पता चलता है, या अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड, बट यहां पे पता ही नहीं चल रहा, या ये अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड आ रहा है, हर जगह पे पॉइंट्स जा रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में इट विल बी नो कोरिलेशन। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, इसको पॉज करके यहां पे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अच्छा, क्लासरूम वालों को मैं इसका पीडीएफ भी भेजूंगा, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा अच्छे से नोट करना जरूरी है। मैंने एक जगह पे सब लिखा है, आपको एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले पॉजिटिव वाला लिख के फिर उसके नीचे नेगेटिव वाला लिख के उसके नीचे नो वाला लिख सकते हो। मेरे पास एक साथ मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इस पैटर्न से लिखा है। आपको इसी पैटर्न से लिखना जरूरी नहीं है। आप पहले पॉजिटिव वाला अच्छे से बनाओ दोनों पार्ट, फिर नेगेटिव वाला दोनों पार्ट अच्छे से बनाओ, फिर नो कोरिलेशन वाला अच्छे से पार्ट बनाओ। पहले इतना कंप्लीट कर लो, पॉज करो और यहां पे ये कंप्लीट कर लो। Okay, before starting the illustrations, would like to make clarity of some things.
अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो कुछ चीजें बहुत जरूरी है जिसका बहुत ध्यान रखना है, बेसिक चीजें बोलते हैं उसको, और वो बेसिक चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो दो लाइन जो बना रहे हो वो यहाँ y एक्सेस लिखना कंपलसरी है, यहाँ x एक्सेस लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे ओरिजिन जीरो मतलब ओरिजिन जो हम लिखते थे वो लिखना कंपलसरी। x एक्सेस पे जो ले रहे हो वो यहाँ पे लिखना है, उसका नाम जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल ईयर्स ले रहे हो तो यहाँ पे ईयर्स लिखना जरूरी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सैलरी ले रहे हो, सेल्स ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज जो भी यहाँ पे ले रहे हो वो लिखना जरूरी है। ये चीजें जरूरी है। उसके अलावा स्केल लिखना जरूरी है, एक्स एक्सिस पे कौन से मेजरमेंट पे, क्योंकि ये सारे यहाँ पे आप ग्राफ में देखोगे तो ये सब बॉक्स होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे इतने इतने बॉक्स होंगे। तो ये जो बॉक्स है वो सब बॉक्स के बीच में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप हैफ हैजार्ड में भी नहीं ले सकते। तो अगर यहाँ पे सबके बीच में सपोज 10 इयर्स का डिफरेंस लिया, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, तो हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 इयर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इयर्स। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस रखना है। सपोज यहाँ पे सेल्स की बात कर रहे हो आप और आपके यहाँ पे ऐसा बॉक्स दिए है, तो आप ऐसे 5 करोड़ में दिया है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, अगर 5 का डिफरेंस दे रहे हो तो सबके बीच में 5 का ही होना चाहिए। तो उस मेजरमेंट को यहाँ लिखना है, y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 करोड़ रुपीज, इस तरीके से पैटर्न से लिखोगे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ ग्राफ। सबसे पहले आप इंश्योर करो कि आप ये सारी चीजें लिखते हो। बाद में प्लॉटिंग करेंगे, क्या करना है प्लॉटिंग में, सब बच्चे क्या करते हैं सिर्फ प्लॉटिंग करके छोड़ देते, ये सब छोड़ देते। इसके मार्क्स होते हैं, मार्किंग सिस्टम जब मैं लास्ट में समझाऊंगा, अपनी पैटर्न है कि मैं पूरा मार्किंग सिस्टम समझाता हूं, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें भी काम लगेगी। तो ग्राफ में पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए, बाद में प्लॉटिंग करेंगे। तो पहले बेसिक लिखना हो, कहीं पे लिख के रखना हो तो बेसिक करके इतना बेसिक लिख लो नोटबुक में, तो जिससे आपको दिक्कत ना हो। लिखना हो तो अभी ये लिख लो, फिर सम स्टार्ट करेंगे। लेट्स से इलस्ट्रेशन नंबर 1, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम 20% इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द रिमेनिंग इनकम। क्या बोल रहे हैं, जो किसी पर्सन की इनकम जो है उसमें से एक बेसिक जो डिडक्शन है वो माइनस करने के बाद सीधा 20% टैक्स लगा रहे। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टैक्सेबल इनकम एंड द टैक्स टू बी पेड इन गिवन बिलो फॉर 5 पर्सन। 5 लोगों की टैक्सेबल इनकम दी है, दैट इज योर एक्स, इनकम टैक्स दिया है, दैट इज योर वाई। ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम को सर्कल करके लिखो ग्राफ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस अबाउट कोरिलेशन। डिस्कस अबाउट कोरिलेशन को अंडरलाइन करके लिखो टाइप ऑफ कोरिलेशन, किस टाइप का कोरिलेशन है वो लिखना जरूरी है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे एक्स को लेंगे, दैट इज टैक्सेबल इनकम को एक्स एक्सिस पे लेंगे, इनकम टैक्स वाई है उसे वाई एक्सिस पे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टैक्सेबल इनकम इन 1000 रुपीज, वाई एक्सिस पे हमने लिया है इनकम टैक्स इन 1000 रुपीज। स्केल लिख लिया है, ओरिजिन लिखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लिया। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हम हर एक पे 20 का डिफरेंस है, मतलब 20,000 रुपीज। सो एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आपका जो एक बॉक्स है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। इफ यू नोटिस दिस 20 20 20 20 20 का डिफरेंस है, 20 20 बढ़ रहा है, ये वेरी नहीं करना चाहिए, सब 20 रहना चाहिए। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो 4,000 का डिफरेंस है, 4,000 रुपीज, 4 का डिफरेंस है। सो वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। अच्छा, दिस यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन साइड। आप, मैंने यहाँ पे 4 का डिफरेंस लिया है, आप चाहो तो 2 का भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास बड़ा ग्राफ पेपर होगा। बड़ा ग्राफ पेपर होगा तो अराउंड 12-15 लाइन होती है ग्राफ में, तो आपको अगर करना हो तो रेंज फाइंड करके, जब डिसाइड करना हो तो रेंज फाइंड करो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन। 10 से डिवाइड कर दो, अगर 10 लाइन रखना है तो 10 से डिवाइड कर दो तो आपको रेंज मिल जाएगी। ये बेसिक आप सीखे होंगे मैथ्स में। अच्छा, आप 2 लेते हो तो 2 भी ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, तो आपका डबल हो जाएगा, 10 लाइन तक हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो 10 का डिफरेंस ले सकते हो, 10 का डिफरेंस यहाँ पे, 2 का डिफरेंस यहाँ पे लेके भी आप काम आसानी से कर सकते हो। अच्छा, अगर अब हम प्लॉटिंग करें तो x पे जो वैल्यू दी है, x की, यहाँ पे जो x की वैल्यू दी है वो x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब उसके सामने की वैल्यू y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। चलिए, फर्स्ट पर्सन की टैक्सेबल इनकम बोली है 50, चलो 50 मतलब 40 और 60 के बीच में, समवॉट हियर, और उसका इनकम टैक्स बोला है 10 मतलब समवॉट 8 और 12 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। उन्होंने बोला
उसकी पर्सन, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन की एक्स की वैल्यू मतलब टैक्सेबल इनकम है 50 और उसका इनकम टैक्स है 10, तो सामने सामने हो गया। यहाँ 50 और यहाँ 10 जहां पे आता है वहां पे हम पॉइंट करेंगे, 50 और 10 जहां इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरे पर्सन का बोला है 30 एंड 6, मतलब उसकी इनकम है 30 और उसका टैक्स है 6। 30 मतलब ये दोनों के बीच में, टैक्स 6 है मतलब ये दोनों के बीच में, मतलब समवॉट हियर। अच्छा, नेक्स्ट का बोला है 80 एंड 16, दिस इज 80 एंड दिस इज 16, समवॉट हियर। फिर बोला है 20 एंड 4, 20 एंड 4। फिर बोला है 120, दिस इज 100 एंड दिस इज 20, समवॉट हियर। अच्छा, अगर ये पॉइंट्स आप देखो तो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये जो पॉइंट्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं, वो अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इट इंडिकेट्स पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड क्योंकि ये सब एक लाइन में है, अगर आप देखो तो दे ऑल फॉल इन वन सिंगल लाइन, तो यू विल कंक्लूड दैट एज द प्लॉटेड पॉइंट्स आर अपवर्ड स्लोपिंग it indicates positive correlation, and as they are on in one single line it indicates perfectly positive correlation। इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। क्या करेंगे? as all the plotted points are, कंक्लूजन लिखो चलो, as all the plotted points are in upward sloping from left to right it indicates positive correlation। as all the plotted points are upward sloping from left to right it indicates positive relation, and as they fall in one straight line it indicates perfectly positive correlation। that will be your conclusion। ये ग्राफ होगा और कंक्लूजन करने, बस इतना सिंपल सा मेथड है। यहां पे ये फर्स्ट सम कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। To know the relation between monthly expenditure and monthly savings for middle class family, the information regarding expenditure and saving for 5 families is given below। The monthly income of each family is 20,000। क्या बोल रहे हैं? हर एक फैमिली की इनकम 20,000 है, उसमें से एक्सपेंस कितना करते हैं और सेविंग कितना है, उसका कोरिलेशन फाइंड करना है, एक्सपेंस और सेविंग्स का। चलिए ये देखेंगे एक्सपेंस और सेविंग का कोरिलेशन कैसे करें। उससे पहले ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम को सर्कल करके लिखो ग्राफ इंडिकेटिंग द रिलेशन बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर एंड मंथली सेविंग फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस अबाउट देयर कोरिलेशन। अंडरलाइन करो डिस्कस अबाउट देयर कोरिलेशन और लिखो टाइप ऑफ कोरिलेशन लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो इलस्ट्रेशन 2 में एक्स एक्सिस लेंगे, यहां पे दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है मंथली एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, वाई एक्सिस पे लिया है मंथली सेविंग्स इन 1000 रुपीज। स्केल लिख लिया है, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 रुपीज, 2 का डिफरेंस लिया है। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 रुपीज, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस लिया है। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, तो पहले ये बेसिक है, मैं यहाँ पे रखता हूं, आप क्वेश्चन पे पॉज करिए, इससे पहले जो क्वेश्चन है वहां पे पॉज करिए और खुद ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। एक्स और वाई का जो सेट बनता है, एक्स और उसके सामने का वाई, एक्स और उसके सामने का वाई, तो एक्स यहाँ पे मिलेगा, उसके सामने का वाई, दोनों को ड्रॉ करके उसका पॉइंट प्लॉट करो। उस तरीके से पूरा ग्राफ कंप्लीट करने की कोशिश करो। पहले चलो पॉज करो, क्वेश्चन पे वापस जाके पॉज करो और पूरा ग्राफ बनाने की कोशिश करो। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। कैसे किए, तो अगर फर्स्ट में अगर आप देखो तो फर्स्ट की x की वैल्यू है 15, तो सामने y की वैल्यू है 5, तो x 15 सामने y 5, ये दोनों का यहाँ पे मिक्सचर हो रहा है, तो 15 और 5 यहाँ पे आएगा, 18 और 2, x 18 y 2, यहाँ से 2 यहाँ पे 18, दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट में जब x 8 था तो y 12 दिया है, तो x और y 12 x 8। सिमिलरली उसके बाद दिया है x 10 y 10 और x 12 y 8। अच्छा, इसका स्लोप आप देखो तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ जा रहा है तो इट इज नेगेटिव कोरिलेशन।
अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो दे ऑल फॉल इन अ वन स्ट्रेट लाइन, दे ऑल फॉल इन वन स्ट्रेट लाइन। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे? चल, ये हो गया हो तो आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बीच में से एक लाइन बतानी है, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, तो ये कंक्लूजन, इसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे, क्या लिखोगे? एज द प्लॉटेड पॉइंट्स आर downward falling from left to right or downward sloping from left to right, it indicates negative correlation. As all the plotted points are downward sloping from left to right, it indicates negative correlation. And as all the points fall in one straight line, as all the points fall in one straight line, it indicates perfectly negative correlation. ये कंप्लीट करोगे, दिट विल बी योर कंक्लूजन। यहां पे कंप्लीट करिए। चलिए, नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड गारमेंट, द मंथली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन 10 लाख रुपीज एंड द सेल ऑफ गारमेंट इन करोड़ रुपीज फॉर द लास्ट 6 मंथ आर गिवन बिलो। दो चीजें दी है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन 10 लाख रुपीज दैट इज योर एक्स, सेल्स ऑफ गारमेंट इन करोड़ रुपीज दैट इज योर वाई। तो हम एक्स एक्सिस पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लेंगे, वाई एक्सिस पे सेल्स लेंगे इन करोड़ रुपीज। अच्छा, ये एक्स की और ये वाई की वैल्यू है, तो एक्स वाई के कॉम्बिनेशन हम प्लॉट करने हैं। ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम को सर्कल करो, लिखो ग्राफ एंड डिस्कस अबाउट द कोरिलेशन, अंडरलाइन करके लिखो टाइप ऑफ कोरिलेशन। यहां पे पॉज कर लीजिए और खुद पूरा ग्राफ बनाने की पहले कोशिश करिए। खुद अपनी तरीके से एक्स एक्सिस पे कॉस्ट लीजिए, वाई एक्सिस पे सेल लीजिए, अपनी तरीके से स्केल डिसाइड करो और पूरा प्लॉटिंग करने की कोशिश करो और टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या आता है ढूंढने की कोशिश करो, फिर हम सॉल्व करते हैं। पॉज कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा, इलस्ट्रेशन 3 में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, वाई एक्सिस पे लिया है सेल्स इन करोड़ रुपीज, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन 10 लाख रुपीज। सबके बीच में मैंने 2 का डिफरेंस रखा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 10 लाख रुपीज। भाई ये ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, 10 लाख रुपीज। अच्छा, यहाँ पे सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज 10 करोड़, क्योंकि ये करोड़ में दिया तो वहां करोड़ लिखना जरूरी है। इसके बाद ये मेरा मेजरमेंट है, इसके मुताबिक मैं सम सॉल्व करूंगा। आपने क्या लिया है देख लीजिएगा पहले, अगर नहीं लिया है तो पहले इसके मुताबिक मेजरमेंट लेके अब प्लॉटिंग कर लीजिए क्या किया है। चलिए, सो यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अगर आप देखो तो हम देख सकते हैं कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है। सो कंक्लूजन में तो सीधा सीधा अपवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए पॉजिटिव। एज ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स, कंक्लूजन क्या लिखोगे? एज ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स आर अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, it indicates positive correlation, but all the points are not falling in one single line। देखो लाइन के ऊपर ही नहीं आ रहे, सब आजू बाजू आ रहे लाइन के। एक स्ट्रेट लाइन बनाओ आप, थोड़ा आप स्केल से करोगे तो अच्छे से आएगा। ये स्ट्रेट लाइन बनाओ तो स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट नहीं आ रहे, सब उसके आजू बाजू आ रहे। सो एज कंक्लूजन में लिखा, एज ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स आर अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इंडिकेट्स पॉजिटिव रिलेशन, बट as all the points does not fall in one straight line, it indicates partially positive correlation। अब देखो यहाँ पे या तो परफेक्टली होगा या तो पार्शियली होगा। जैसे हम R फाइंड करते थे कार्ल पियर्सन की मेथड से 0.2, 0.39, 0.5979 ऐसा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, या तो परफेक्ट होगा या पार्शियल होगा। बी केयरफुल विद दिस। आपको सिर्फ स्लोप देखना है, अगर अपवर्ड हो तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव, सब एक लाइन में हो तो परफेक्टली, अगर एक लाइन में ना हो तो पार्शियली, इतना ध्यान रखना है। सो कंक्लूजन लिखा, एज ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स आर स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इंडिकेट्स पॉजिटिव कोरिलेशन, बट एज दे आर नॉट फॉलोइंग इन वन स्ट्रेट लाइन, इट इंडिकेट्स पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, सो नोट डाउन योर होमवर्क प्लीज। इलस्ट्रेशन 4 विल बी योर होमवर्क, यही करना है, ग्राफिकल मेथड। एक्सरसाइज 2.1 भी पूरा ग्राफिकल मेथड है, तो आज इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ग्राफ की। उसके अलावा एक्सरसाइज 2 ज्यादातर हमने कवर कर लिया, अगर जो भी पेंडिंग है वो सारा पोर्शन देखो। सेक्शन ई, डी, ई, एफ पूरा हो गया था, तो ए बी सी, ए एमसीक्यू है, बी शॉर्ट क्वेश्चंस है और सी जो सम्स है शॉर्ट सम्स। ए बी सी कंप्लीट कर लेना, जो भी बाकी है वो पूरा कंप्लीट कर लेना। विल बी प्रोवाइडिंग यू 1 डे ऑफ ब्रेक। मैं एक्स्ट्रा मटेरियल भी जो प्रोवाइड करता हूँ क्लासरूम पे वो प्रोवाइड करूंगा, आप वो सब सॉल्व करोगे। Then we'll be having a doubt solution session day after tomorrow. Today is 19th. Tomorrow 20 आपको पूरा प्रैक्टिस के लिए एक दिन मिलेगा। 21st it's NTC's birthday on 21st. We'll be having a doubt solution session on that day. Then
on 23rd Thursday you will be having a test of this chapter, so prepare it properly, prepare it well in advance. Okay, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, ये होमवर्क कंप्लीट करिए, डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हो. ऑल द बेस्ट.